नमस्कार उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम मंजू जी। जय सिया राम। सर, कतर के अमीर शेख भारत आए हैं और हमने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल से अलग हटकर एयरपोर्ट पर जाकर उनका स्वागत किया। तो कतर के साथ भारत के जो रिश्ते बहुत ज्यादा मजबूत हो रहे हैं, बहुत नजदीक आ रहे हैं, उसका अगर हम इंटरनेशनल सिनेरियो में देखें तो क्या महत्व है? देखिए, जो मुस्लिम देश है, अरब देश में 4 या 5 महाशक्तियां हैं। एक तो सऊदी अरेबिया है, फिर यूएई है, कतर है, ईरान है, टर्की है। उसके अंदर आप देखा जाए तो सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान और कतर के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हो चुके हैं। सिर्फ टर्की बचा है। और आपको मालूम है कि पिछले साल हमारे कुछ डिफेंस पर्सनल, फॉर्मर डिफेंस पर्सनल को अरेस्ट कर लिया गया और मोदी जी ने अपने जो पर्सनल रैपो है उसको यूज करके उन्होंने उनको छुड़ाया भी है। और आप देखिए, ये अनअनाउंस्ड अनस्केड्यूल्ड विजिट है और जिस हिसाब से उन्होंने गर्मजोशी से स्वागत किया, ये बताता है कि भारत के लिए कतर कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, कतर के पास गैस है और हमने उनके साथ एक 20 साल का एग्रीमेंट कर दिया है, जिसके कारण हमें $6 बिलियन का फायदा हो रहा है। तो तकरीबन 50,000 करोड़ आप समझ लीजिए। तो मोदी जी को मालूम है कि कतर का क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन कतर में बहुत सारे इंडियंस भी रहते हैं। वो वहां से अपनी जीविका कमा के वो भारत में उसको रिपेट्रिएट करते हैं। तो एक तरह से बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज भी आता है रेमिटेंसेंस के थ्रू। तो इनको मोदी जी ने सारा प्रोटोकॉल करके, अभी आप देख लीजिए ना, सिंपल चीज है, अगर देश को फायदा होता है तो सारे प्रोटोकॉल तोड़ने को भी तैयार है मोदी जी। तो ये जरूरी है। राष्ट्रवादी जो नेता होते हैं वो देश का भला सोचते हैं, वो प्रोटोकॉल्स की चिंता नहीं करते। आपने देखा है कि पहले भी मोदी जी ने किया था, जब फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे इमैनुअल मैक्रोन, और 2020 में ट्रम्प भी आए थे। तब आपने देखा ये अभी नहीं, ऐसा नहीं कि अब कभी किया नहीं था। उन कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स के लिए किया है। और इसको एक तरह से एक दोनों देशों के बीच में जो बोलते हैं ना महत्व, आप कैसे, आप किस तरीके से ग्रीट करते हो, आप भगत करते हो, वो इंपॉर्टेंट बताता है। इससे क्लोज डिप्लोमेसी बन रही है। उमेश जी, लेकिन अभी अमेरिका के दौरे से प्रधानमंत्री लौटे हैं, अब कतर के अमीर भारत आ गए हैं, आज बहुत सारे समझौतों पर दस्तखत भी हुए हैं। तो अमेरिका को क्या संदेश जाता है, क्योंकि कतर एक ऐसा देश है जिसके सबके साथ अच्छे संबंध हैं। अगर कोई अरब कंट्रीज में कोई दिक्कत पैदा हो जाती है तो भी कतर की तरफ सबका ध्यान जाता है। तो स्ट्रेटेजिकली तो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। तो अमेरिका को क्या संदेश जा सकता है इस विजिट से? देखिए, एक सिंपल सा चीज है, कतर खुद अमेरिकन कैंप में ही है। अगर आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि आप ऑयल एंड गैस हमसे ले लीजिए, और भारत की एक कंपनी है गेल जो अमेरिका में इन्वेस्ट करने वाली है। तो कहीं ना कहीं कतर को लग रहा है कि वो अपना मार्केट भी बचाना चाहते हैं। कि देखिए, भारत एक 16% आबादी वाला देश है। मतलब विश्व में 16% पॉपुलेशन जो है भारत की है। वो एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, एमर्जिंग इकोनॉमी है, ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो आज इंडिया ने क्या किया, अपना एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन किया। तो वो ट्राई कर रहा है कि अपना वो कतर के साथ, अमेरिका के साथ भी अपने रिश्ते उसको बढ़ाए। बट कतर ने भी देख लिया है कि इंडिया जब अमेरिका के साथ गैस ले रहा है, तो उसको भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि हमें भी अपना इकोनॉमिक कोऑपरेशन है उसको बढ़ाना चाहिए। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। लोग ये अनस्पेक्युलेटेड रूमर्स बता रहे हैं कि, जिसमें बता रहे हैं कि शायद वो भारत विजिट इसके लिए भी आ सकते हैं, क्योंकि वो पैलेस्टीन और इसराइल के बीच में जो समझौता कराना चाहते हैं उसमें भारत की मध्यस्थता चाहते हैं। क्योंकि भारत एक ऐसा नेशन है कि जिसके बहुत अच्छे संबंध है इसराइल के साथ, उनके बहुत अच्छे संबंध है पैलेस्टीनियन के साथ। सब जगह भारत की बात मानी जाती है। और आप देख लीजिए कि जो चाइना और इसराइल के बीच में जो जो समझौते होते थे, जो उनके संबंध थे, मधुर संबंध थे, वो अभी खत्म हो चुके हैं। क्योंकि चाइना ने क्या किया, ईरान को सपोर्ट किया, चाइना ने सपोर्ट किया पैलेस्टीन को। तो इसराइल नहीं चाहता है अभी।
तो एक कौन सा कंट्री है अपार्ट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट जिसके साथ इसराइल के बहुत अच्छे संबंध है? वो है भारत। और अमेरिका, आपने देखा है कि गाजा में कैसे डोनाल्ड ट्रम्प ने बोल दिया कि गाजा मेरा हो गया। तो हाँ। वहां पे 2 मिलियन पैलेस्टीनियंस है, 20 लाख लोग हैं, जिसमें बच्चे, बूढ़े और महिलाएं ज्यादा है। उनको बोल दिया कि आप इजिप्ट चले जाइए। और यहाँ तक बात हो रही है कि इजिप्ट के पास जो सिनाई पेनिनसुला है, वहां पे इजिप्शियन फोर्सेस आर प्रिपेयरिंग फॉर अ पॉसिबल वॉर, शोडाउन हो सकता है। देखिए, कतर भी चाहता है कि भारत इसके अंदर घुसे, भारत शायद भारत को बोल दे कि आप अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेजो। तो एक तरह से मेरे हिसाब से मिडिल ईस्ट में मध्यस्थता के लिए भी शायद बुला रहे होंगे। सेकेंड, एक और एक चीज है, मेरे हिसाब से जो लग रहा है, लोग ये मेरा ओपिनियन है, बांग्लादेश में शायद एक मेरे बांग्लादेश में शायद रेजिम चेंज की तरफ भी बात शायद होगी। क्योंकि आपको मालूम होगा, बेगम खालिदा जिया जिन्होंने कुछ 1-2 माह पहले जब उन्होंने देश छोड़ा था, तो उनको लेने के लिए कतर का एयरक्राफ्ट आया था। तो कतर इज वेरी मच इन्वेस्टेड इन बांग्लादेश अफेयर्स एज वेल। तो भारत चाहेगा कि एक स्मूथ ट्रांजिशन हो बांग्लादेश में, कि शेख हसीना आए और मोहम्मद यूनुस को निकाला जाए। बट एक तरह से बोलते हैं ना, स्मूथ ट्रांजिशन हो, ब्लडलेस ट्रांजिशन हो, बिना कोई मिलिट्री इंटरवेंशन से। तो बिल्कुल। वो काम भी शायद, वो बातचीत भी हो सकती है। देखिए, मेरे पास इसका कोई प्रामाणिक प्रूफ नहीं है, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये जी। मैं जानता हूँ। हाँ। लेकिन उमेश जी, चाइना को क्या संदेश जाता है, और खासतौर पर पाकिस्तान को? क्योंकि पाकिस्तान भी तो देख रहा है कि भारत जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके बहुत नजदीक आ रहा है, फिर उनको लगता है कि हमसे ही क्यों दूरी बना रखी है भारत ने। तो उसके लिए क्या संदेश है इस पूरी विजिट में? देखिए, सबसे पहले तो विश्व के अंदर एक संदेश जा रहा है कि भारत में मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म सितम की जो बातें पाकिस्तान झूठ फैला रहा है, वो एक्सपोज हो रही है। सेकंड, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि भारत के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, पाकिस्तान से भी शायद ज्यादा ही है, इंडोनेशिया के बाद। तो एक तरह से भारत के जो रिश्ते अरब नेशन और वेस्ट एशिया से सुदृढ़ हो रहे हैं, बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि उनकी जो कश्मीर पॉलिसी है वो धीरे धीरे वीकन होती जा रही है। और कहीं ना कहीं ये मेरा अनुमान है कि भारत अगर कल पीओजेके के अंदर कुछ एक तरह से आजादी का अगर जैसे हम सुन भी रहे हैं कि बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स भी आए हैं कि वहां पे आजादी का मूवमेंट चल रहे हैं, अगर वो बेकाबू हो जाते हैं और पाकिस्तान खुद, आज देखा जाए तो उधर गृह युद्ध जैसी सिचुएशन हो गई है। रोज हम देखते हैं 5 से 10 या 15 उनके सिक्योरिटी पर्सनल मारे जा रहे हैं। या तो उनको तालिबान मार रहा है, या उनको बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी मार रही है, या उनको सिंधु देश लिबरेशन आर्मी मार रही है। पाकिस्तान के अंदर तो कोई गवर्नेंस नाम की चीज ही नहीं है। और एक तरह से वो लोग वो भी डिस्कस करेंगे कि अगर पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध जैसा सिचुएशन हो और उनके न्यूक्लियर वेपन्स बाई चांस रेडिकल्स के हाथ में आ जाए तो क्या करना चाहिए। तो भारत को एक तरह से, भारत ये भी इश्यू शायद रेस कर सकता है, क्योंकि एक बहुत लोग इसके ऊपर बहुत लोग बात नहीं कर रहे हैं। पर पाकिस्तान के पास आज भी जो सिपरी की रिपोर्ट है उसमें बताया जाता है कि 170 न्यूक्लियर आर्सेनल थे। उसके बाद एनरिच यूरेनियम भी है और यूरेनियम के वेस्ट है, वो पाकिस्तान में हर जगह स्कैटर्ड है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उधर वो है। और वहां पे गृह युद्ध जैसी सिचुएशन आ चुकी है और धीरे धीरे डिटीरेट ही हो रही है। अभी आप देखें, 2-3 दिन पहले आईएमएफ का डेलीगेशन भी गया था $2.5 बिलियन एड के लिए। तो वो लोग उधर रिव्यू कर रहे हैं। और एक और एक चीज है, कतर बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जेनरसली फाइनेंस करता है पाकिस्तान को, एड भी देता है कुछ तरीके से। और उनको भी समझ में आ गया कि डी रेडिकलाइजेशन जरूरी है। और एक तरह से देखा जाए, भारत का जो संबंध हो रहा है मिडिल ईस्ट के साथ, जिसमें मोहम्मद बिन सलमान देख लीजिए, मोहम्मद बिन जायद देख लीजिए, कतर के शेख देख लीजिए, इनको समझ में आ गया है इट इज बेटर टू डील विद इंडिया रादर देन पाकिस्तान। पाकिस्तान सिर्फ उनको चूरन देता है, इस्लाम का और जिहाद का चूरन देता है और उनसे पैसे लेता है। भारत के साथ वो डील करते हैं तो उनको फायदा होता है। और यहाँ पे जो मुस्लिमों पे जुल्म सितम की बात कर रही है वो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है। तो एक तरह से ट्रेड टाइस इज गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट।
आपको मालूम है चाइना और जापान के बीच में हिस्टोरिकल प्रॉब्लम है, पर आज चाइना और जापान आपस में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो फ्यूचर में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट विल ओनली डिफाइन द टाइप्स। पर सर भारत की अगर हम जैसे कह रहे हैं कि मुस्लिम कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे रिश्ते बनते जा रहे हैं, लेकिन टर्की के साथ क्या वजह? टर्की में इतना बड़ा अर्थक्वेक आया था, भारत सबसे पहले मदद करने के लिए पहुंचा था, लेकिन उसके बावजूद टर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आता है। कश्मीर मुद्दे पर यूएन में भी पाकिस्तान का साथ देता है। देखिए, ये मेरा अनुमान है, जब ब्रिक्स की समिट हुई थी तब कश्मीर का मुद्दा उन्होंने नहीं उठाया था। जैसे ही ब्रिक्स में वापस आ गए तो इन्होंने चालू कर दिया। तो टर्की के जो एर्दोगान है, देखिए मैं उनको बोलता हूँ कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट स्मार्टेस्ट पॉलिटिशियन इन द अरब वर्ल्ड। वो एक सर्वाइवर भी है, उनके ऊपर कूप भी हुआ है। शायद मेरा मानना है कि जैसे आपने देखा है कि टर्की अपना 5th जनरेशन जो फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन लाइन है कान, वो पाकिस्तान में खोलने वाला है। तो शायद पाकिस्तान टर्की को न्यूक्लियर वेपन्स दे रहा होगा, ये मुझे लग रहा है। और जो वेपनाइजेशन और न्यूक्लियराइजेशन ऑफ वेस्ट एशिया चालू हो चुका है, क्योंकि ईरान के पास आपको मालूम है 90% यूरेनियम एनरिचमेंट कैपेसिटी आ गई है, और इट इज फ्यू मंथ्स अवे फ्रॉम डेवलपिंग बॉम्ब लाइक एन हिरोशिमा बॉम्ब। तो टर्की को भी लग रहा है कि हमें भी बॉम्ब चाहिए। तो अब एक तरह से होड़ लग रहा है इस्लामिक नेशंस के अंदर कि किसके पास बॉम्ब रहे, और सब लोग और पाकिस्तान की माली हालत खराब है। तो टर्की ने देखा है कि चलो आप टर्की ने देखा होगा कि चलो इनको पैसे देके इनसे न्यूक्लियर बॉम्ब ले लो। नहीं तो आप सोचिए ना, क्यों खड़ा रहेगा टर्की? क्योंकि पाकिस्तान टर्की के माली हालत खुद खराब है, वो पाकिस्तान के साथ क्यों खड़ा रहेगा? आज देखिए आपने देखा होगा सऊदी अरेबिया में, वहां पे पाकिस्तानियों को वीजा नहीं दे रहे मक्का और मदीना में, क्योंकि वो भीख मांगने जाते हैं उधर। जितने ज्यादा भिखारी होते हैं वो पाकिस्तान से ही होते हैं। और उधर पाकिस्तान की आबादी है 23 करोड़। उधर एक डेटा आया था, उसमें बताया गया कि 3.8 करोड़ पीपल आर एंगेज इन बेगिंग। तो एक तरह से आप सोच लीजिए 15% उनकी पॉपुलेशन भीख ही मांगती है। और शहबाज शरीफ ने खुद बोल दिया हमारा कोई फोन उठाता नहीं है। तो मेरे हिसाब से टर्की भी अपना फायदा निकालने के लिए कर रहा है, और ये भी कभी भी पलटी मार सकता है। अगर भारत के साथ उनको लगेगा कि भारत के साथ कोऑपरेशन करने में, इकोनॉमिक कोऑपरेशन करने में उनका फायदा ज्यादा है, तो पाकिस्तान को भी डंप कर देंगे, क्योंकि ट्रेड टाइज आर इंपॉर्टेंट। आपको मालूम है चाइना और ईरान के बीच में 25 साल का एग्रीमेंट हुआ था, $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का। तो जो ईरान जो मुस्लिम वर्ल्ड के बारे में इतना बोलता है, उन्होंने जिनजियांग में जो यूबर मुस्लिम्स के ऊपर जो चाइना जुल्म कर रहा है उसके बारे में सारा ग्लोबल उम्मा चुप है। क्योंकि उनको एक ही चीज है, चाइना एक बहुत बड़ा महाशक्ति है, उसका कंजम्पशन है। तो सबको मालूम है कि अगर चाइना ने माल नहीं लिया उनसे, अब चाइना ने डाइवर्सिफाई कर दिया तो उनका मार्केट चले जाएगा। एवरीथिंग इज अबाउट मार्केट, इकोनॉमी एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, मेरा ये मानना है। पर सर भारत में जो मुस्लिम है, क्या उनके बीच में भी कोई संदेश जाता है जब इस तरह से कोई मुस्लिम लीडर भारत में आता है और पीएम मोदी का पर्सनल रैपो उनके साथ दिखता है? कोई उनके ऊपर किस तरह का इम्पैक्ट रहता होगा? क्योंकि भारत में तो मानकर चलते हैं कि बीजेपी से मुस्लिम या मुसलमान लोग दूर रहते हैं, वो बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, लेकिन इस तरह का जब संबंध देखते हैं वो बाकी मुस्लिम कंट्रीज के साथ पीएम मोदी का, उससे कुछ फर्क पड़ता होगा? देखिए, मेरे हिसाब से 2024 के लोकसभा इलेक्शन में सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा चलाया गया था कि संविधान बदल दिया जाएगा, आपको सीए एनआरसी लाके आपको कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया जाएगा। तो मुसलमान भारत का समझ चुका है, और आपने देखा भी है कि कुछ जगह पे जैसे ही आज जो इलेक्शन विक्ट्रीज आई है हरियाणा में, और फिर बाद में महाराष्ट्र में, फिर बाद में अभी दिल्ली में भी, तो कहीं ना कहीं कुछ वर्ग है मुसलमान का जो समझ चुका है कि भाजपा के साथ रहने में फायदा है। और एक चीज है कि इंडिया के अंदर जो सेक्युलर पार्टीज है जो मुसलमान की दुहाई देते रहते हैं, वो उनको और कोई काम नहीं है। और आप ये देखिए मुसलमानों की कोई पार्टी नहीं है ऑल ओवर इंडिया। ओवैसी जरूर ट्राई कर रहे हैं कि वो मुसलमानों का रहनुमा बन के उभरे, पर वो पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि एटलीस्ट उनको बेनिफिट्स मिलता जा रहा है, उनको नौकरियां मिल रही है, स्टेट गवर्नमेंट से बेनिफिट्स मिल रहे हैं,
जो भी लाडली बहना का योजना है, सारा सेक्युलर बेनिफिट्स पूरा ले रहे हैं सब लोग। तो सबको मालूम है मोदी जी काम कर रहे हैं। बट अब उनके अंदर एक तरह से मैं शायद सोच रहा हूँ, ये मैं बहुत विशफुल थिंकिंग भी आप बोल सकते हैं, कि उनके अंदर शायद एक चेंज ऑफ हार्ट भी हो जाए। और उनको जो वक्फ बोर्ड के अंदर जो इन लोगों ने, आपने देखा है कि किस तरह के से प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दिया गया था ओवैसी के सबके बाद, मुसलमान समुदाय ने वैसे रिएक्ट नहीं किया ऑन द ग्राउंड। तो कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है कि दे हैव बीन यूज्ड पॉलिटिकली टू सर्व द एजेंडा ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। तो वो अभी होशियार हो चुके हैं। तो और आपने देखा ना, काम करके दिखाया मोदी जी ने, जिस हिसाब से बॉम्बे में कितना डेवलपमेंट हुआ है। और सब जगह आप कोई भी रेलवे स्टेशन जाके आ जाइए, 10 साल पहले क्या था आज क्या है, सबको डिफरेंस नजर आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ है। ये ठीक है, अभी लोगों के अंदर एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। पर ऐसा था आज से 10 से 11 साल पहले एक पॉपुलर स्लोगन होता था, 100 में से 99 बेईमान, मेरा भारत महान। आज वो नहीं बोलते लोग। आज लोग पॉलिटिकली इन्फॉर्म्ड है, डिस्कशन कर रहे हैं। और उसके अंदर एक इवॉल्विंग पॉपुलेशन है, एक इवॉल्विंग डेमोक्रेसी है। ये मेरा मानना है। देखते हैं। और एक तरह से एक सी चेंज आएगा मुस्लिम समुदाय में भी, जहां वहां पे जो जो ट्रिपल तलाक आपने देखा है कि वो जी। अबॉलिश किया है। तो सब जगह से सोशल बेनिफिट्स आ रहा है ना, तो लोगों को मालूम पड़ रहा है। लेकिन आपने ये भी देखा कि सनातन का भी काफी प्रचार जो है वो प्रसार जो है वो मुस्लिम कंट्रीज में भी हो रहा है। हमने देखा मंदिर यूएई में, अबू धाबी में, वो सब भी तो एक पॉजिटिव साइन है ना कि दुनिया को भी समझ में आ रहा है कि सनातन धर्म क्या है। वसुदेव कुटुंबकम बोलते हैं हम सब लोग, पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। जबकि इसके उलट अगर हम दूसरे धर्म की बात करें तो वहां पर तो ऐसा कुछ नहीं है ना। तो उससे भी तो खौफ खाते होंगे हमारे देश में ही जो एक जमात है जिसको महाकुंभ से भी दिक्कत हो रही है, उनके बीच में भी तो एक संदेश जाएगा। टाइमिंग जो है आमिर की यात्रा की, वो तो अपने आप में बहुत कुछ कह रही है ना। देखिए, एक पॉपुलर राजनीतिक महिला है, उन्होंने आज ये महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बोल दिया है। हम्म, और एक दक्षिण से एक लीडर है जिन्होंने महाकुंभ के रिलेटेड भी बहुत टिप्पणियां की है। बट हम्म, अगर आप देखा जाए तो मैंने कोई भी अभद्र जो बोलते हैं वाक्य किसी मुस्लिम नेता ने नहीं बोला है। जिन्होंने भी बोला है ये सेक्युलर पार्टियों के नेताओं ने बोला है। मैं इतना, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। हम्म, सेकेंड, आपने ये बरोबर बताया है कि भारत का जो वेस्ट एशिया के साथ है वो डीपनिंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल इंटीग्रेशन भी हो रहा है। उनको भी समझ में आ गया कि डी रेडिकलाइजेशन करना जरूरी भी है, नहीं तो प्रॉब्लम उनको आगे आएगा। देखिए, वेस्ट अभी तक समझ नहीं पाया, अमेरिका अभी समझा है, यूरोप तो समझा ही नहीं है। और आगे जाके सबको मालूम पड़ गया कि पीएम मोदी का विजन क्या है। एक ऐसा जिनको हाईएस्ट ऑर्डर जो सिविलियन ऑनर होता है, उनको अफगानिस्तान ने दिया, उनको कुवैत ने दिया, यूएई ने दिया, सऊदी ने दिया है, इजिप्ट ने दिया है, और एक दो कंट्री, 7 से 8 कंट्रीज ने दिया है। तो हम्म। इसका मतलब है कि दे एक्सेप्ट द लीडरशिप रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। और ऐसे लीडर है। उमेश जी, 15-16 कंट्रीज ने दिया है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, लेकिन उसमें ज्यादातर मुस्लिम कंट्री हैं। फिफ्टी सबसे अहम परसेंट बात ये है। तो आप सोचिए। और एक ऐसा लीडर है जिनका बहुत अच्छा ट्यूनिंग है बेंजामिन नेतन्याहू के हिसाब से। हम्म, बीबी और हम्म, मोदी जी का बहुत ज्यादा अच्छा ट्यूनिंग है। तो एक ऐसा लीडर जो दोनों पक्षों को साथ में लेके आ सकता है, बातचीत कर सकता है। क्योंकि आपको बता देता हूं, रशिया का भी वो रसूख नहीं है। क्योंकि रशिया ने क्या किया, पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट किया इसमें। इसराइल हम्म, बहुत खपा है रशिया से, और रशिया भी खपा है इसराइल से, क्योंकि मिडिल ईस्ट के दूसरे मैटर में एक दूसरे से उन्होंने जो जी। बातचीत करने का जो है, वो सारी ब्रिजेस उन्होंने जला दी है। तो ओनली द ओनली कंट्री विच कैन होस्ट द, जैसे आप आज जैसे रियाद में आप देख रहे हैं पुतिन और ट्रम्प की मीटिंग हो रही है, तो ओनली हम्म। अदर कंट्री विच कैन होस्ट इज इंडिया। अगर कल रियाद नहीं होगा तो सेकेंड ऑल्टरनेटिव कंफर्म इट इज इंडिया। बिकॉज मोदी जी के अच्छे रिलेशन है ट्रम्प के साथ भी, मोदी जी के अच्छे रिलेशन है पुतिन के साथ भी। सर, और आप सोचिए यूक्रेन जब वॉर जोन था तब भी पीएम मोदी वहां चले गए थे मुलाकात करने के लिए, जेलेंस्की से मिलने के लिए। जो रिश्ते हमारे मुस्लिम कंट्रीज के साथ अच्छे हो रहे हैं, अगर मैं 10 साल पहले ले जाऊं उमेश जी, तो क्या 10 साल पहले भी इस तरह के रिश्ते थे हमारे, या मोदी जी के आने के बाद हमारी दोस्ती इन देशों के साथ बहुत बड़ी है, रिश्तों में बदलाव आया है? देखिए, 10 साल पहले भी
कॉस्मेटिक बातें बहुत होती थी। हम्म, हमारे लिए बहुत सारे लोग गाजा के लिए रोते भी थे, पैलेस्टीनियंस के लिए रोते भी थे, सब बात करते थे। पर अल्टीमेटली वहां पे काम नहीं होता था। आप सिंबॉलिकली जाके आप यूनाइटेड नेशन में आप सपोर्ट दे दीजिए, वो सब कर लीजिए, उससे काम नहीं होता है। असली डेवलपमेंट होता है ट्रेड टाइज के कारण, इन्वेस्टमेंट टाइज के कारण, पीपल टू पीपल कोऑपरेशन के आधार, तब होता है काम। और आप ये देख रहे हैं कि सबको मालूम पड़ गया कि मोदी जी मीन्स बिजनेस, और भारत एक 16% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, एक हम्म, तरह से ग्लोबल महाशक्ति है, इवॉल्विंग इकोनॉमी है। एवरीबडी वांट्स टू बी पार्ट ऑफ द इंडिया ग्रोथ स्टोरी। चाहे चाहे वो कतर हो, आप ये देख लीजिए थोड़े दिनों में टर्की भी आ जाएगा। ये आप मान जाइए साल भर के अंदर हो जाएगा। 2-4 बम ब्लास्ट होने की देरी है उधर, और उधर पाकिस्तानियों का इन्वॉल्वमेंट देखना बाकी है, तो वो भी चेंज हो जाएगा। अभी तक उनके पास क्या है वो हुआ नहीं है ना, तो आराम से बैठे हैं वो। प्रधानमंत्री मोदी जी जब यूक्रेन गए थे, तो यूक्रेन में आप फ्लाइट में नहीं जा सकते, आपको ट्रेन में जाना पड़ता है। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो वॉर जोन बोलते हैं, और वो खतरे से खाली नहीं है, तो उन्होंने रिस्क भी लिया। तो ग्लोबल लीडर्स को मालूम है कि ये लीडर रिस्क भी ले सकता है फॉर ग्लोबल पीस। कि इसीलिए तो वर्ल्ड लीडर के तौर पर उनकी पहचान बढ़ती जा रही है ना, हर देश उन पर भरोसा कर रहा है। और इसीलिए बहुत से लोगों को दिक्कत हो रही है। भारत में भी बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां जिनको तकलीफ हो रही होगी भारत और कतर के मजबूत होते रिश्तों से, या पीएम मोदी को अरब कंट्रीज जिस तरह से हाथों हाथ लेती हैं, उससे भी दिक्कत होती है। और एक बड़ा संदेश तो पाकिस्तान को भी चला गया होगा, टर्की को भी चला गया होगा। सर, आपने समय निकाला, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम। जय सिया राम।